ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न डिस्कस करेंगे। डीएलएड 2020 में पूछा हुआ सवाल, और पहला प्रश्न प्यारे महारथियों है क्या, बहुत प्यारा सवाल है। यदि cos A इज इक्वल टू 0 है या हो तो A का मान होगा। आपको सवाल में दे रखा है cos A इज इक्वल टू 0, आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है A का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे महारथियों, हमें ये त्रिकोणमिति का सवाल दिया गया है और बहुत ही आसान सवाल है। एक बात और समझने की आवश्यकता है, जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं आप कई सारे प्रश्न तो मुंह जबानी कर सकते हो, तो बिल्कुल। तो मेरे प्यारे महारथियों, एक बात बताइए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं cos A इज इक्वल टू cos 90 लिख सकता हूं, 90 डिग्री। मैं इसको क्यों लिख सकता हूं cos 90 डिग्री? हमें यहां पर यह देखना होगा किस कोण पर कॉस के फेवर में या कॉस के केस में एंगल, किस एंगल पर मान 0 होता है। तो बहुत प्यारी सी बात कि cos 90 पर 0 होता है, तो मैंने 0 की जगह पे cos 90 लिख दिया। अब मेरे प्यारे महारथियों, आप यहां पर आसानी से समझ पाओगे कि भाई A यहां पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो आप कह सकते हो भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम से इसका सही जवाब है। प्यारे साथी, थोड़ा सा स्पीड से डिस्कस करेंगे, आप साथ में नोट भी करते रहिएगा और साथ साथ में आप पढ़ते भी रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा। देखिए मेरे प्यारे महारथियों, इसमें हमें दे रखा है, आंकड़े दे रखे हैं 5, 7, 9, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं क्वेश्चन में अपने मोबाइल में। हाँ, 5, 7, 9 और 8, 7, 9, 7, 7, 5, 3, 5। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुलक पूछा है इसमें, और कितना प्यारा सवाल, कितना आसान सवाल है। 5, 7, 9, 8, 9, 8, 7, एक सेकेंड, 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, ठीक है। तो इसमें बहुलक होता क्या है? बहुलक होता है जो सबसे ज्यादा बार आए। तो आप इसमें पहचान सकते हो ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे अधिक बार आया है। तो आप कहेंगे सर 7 जो संख्या है ना, वो सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रही होगी, और यही हमारा बहुलक होता है ना। कितना प्यारा सवाल, कितना आसान सवाल। तो इसमें आंसर क्या होगा, 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्यारे महारथियों इसका सही जवाब होगा। अगर मजा आ रहा है पढ़ने में तो लाइक ठोक दो इसी बात पर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर, लगातार बने रहिएगा, मंजिल हमें जरूर मिलेगी। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये थोड़ा सा बेहतरीन सवाल है, इसमें मजा आएगा आपको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात कर रहे हैं। ये प्यारा सवाल है, B/A ये रूट में है इस तरह से, और अगला दिया है हमें C/B मल्टीप्लाई रूट A/C। इसका मान हमसे पूछा गया है। बहुत प्यारा सवाल, एकदम से बढ़िया सवाल, जबरदस्त सवाल। मेरे प्यारे महारथियों, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये रूट जो लगा है ना, ये दोनों पे लगा है, B पर भी लगा है और A पर भी लगा है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी देखो आपको समझ में आएगा, अभी आपको समझ में, इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखो भाई ये कैंसिल ऐसे हो गया, बिल्कुल सही बात। इससे ये कैंसिल और रूट ए से रूट ए कैंसिल, यानी कि एक ही तो आंसर आ जाएगा फिर। तो मेरे प्यारे से महारथियों, इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये देखिए, एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है। प्यारे से महारथियों, वृत्त की परिधि पूछी गई है। वृत्त की परिधि, तो सबसे पहले प्यारे महारथियों हमें त्रिज्या निकालनी पड़ती है। त्रिज्या कैसे निकालते हैं? व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो व्यास का आधा यानी 2 से भाग करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या निकल कर आएगी। अब मेरे प्यारे महारथियों, वृत्त की परिधि होती क्या है? मैंने हर एक टॉपिक पढ़ा रखा है। वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2πr, 2π, पाई का मान देखिए लगाना नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमें ऑप्शन देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन में पाई दे रखा है, इसका मतलब पाई का मान आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आर कितना है यहाँ पर? अभी हमने निकाला 6, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 पाई
और ये सेंटीमीटर में परिधि आ जाएगी, यानी कि आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम से सही जवाब है, 12 पाई सेंटीमीटर। बताओ सवाल सबको समझ में यहाँ तक आ रहा होगा। देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न अपन लोगों को डिस्कस करने हैं। कोशिश करनी है, कोशिश ही नहीं, आज की क्लास में ही हमने सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस कर लेना है। ठीक है भाई, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस कर लेना है। और हाँ, थोड़ा आप कमेंट्स करते रहिए, मैं कमेंट्स पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा अलग बात है, लेकिन बाद में अवश्य आपके कमेंट्स को मैं देखूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्यारे महारथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? देखिए थ्योरी का प्रश्न है, कोई प्रश्न बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? देखिए कोई भी चतुर्भुज हुआ, कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, कोई भी चतुर्भुज की बात करेंगे तो उसमें जो अंतःकोण होते हैं चतुर्भुज के, कोई भी चतुर्भुज हुआ, अंतःकोण कोणों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसमें 360 डिग्री का मतलब हो गया 4 समकोण, क्योंकि एक समकोण की बात करते हैं तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक समकोण 90 डिग्री, तो 360 में कितने समकोण बनेंगे? 4 समकोण बनेंगे। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही जवाब होगा। चतुर्भुज, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समलंब चतुर्भुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, सभी प्रकार के चतुर्भुजों के अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, यानी 4 समकोण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। परमेय संख्या -32 और अपॉन माइनस का 100, इसका सरलतम रूप पूछा है। सरलतम रूप का मतलब अगर किसी संख्या से कैंसिल हो जाएंगे तो कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल करने के बाद जो बचेगा वही सरलतम रूप होगा। 0 से माइनस से माइनस कैंसिल होगा प्यारे महारथियों, 4 अट्ठे 32 होगा और 4 25 100 होगा, यानी कि 8/25 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल, इसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो देखिए ये बेहतरीन सवाल है। इस तरह के सवाल आप लोगों को परेशान करते हैं, ठीक इस तरह के परेशान करते हैं। इसका घनमूल पूछा है। घनमूल का मतलब यहाँ पर करनी में कितना लिखा होता है? करनी पर 3 लिखा होता है। अब वर्गमूल में चाहे कुछ भी ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता। वैसे 2 होता है वर्गमूल में, लेकिन वर्गमूल में जनरली हम जैसे अगर ये 3 नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये वर्गमूल माना जाता है। अगर 3 लिखा है इसका मतलब घनमूल माना जाता है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे महारथियों, अब इसको आसानी से हम लोग कर पाएंगे। देखिए होता क्या है, जब घनमूल निकालते हैं तो उसमें 3 संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं। मतलब 3 संख्याएं देखो, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। वर्गमूल में 2 संख्याओं के जोड़े बनते हैं, 2 संख्याओं में से एक संख्या लेंगे, इसमें से 3 संख्याओं। तो यहाँ पर देखो अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें देखो 0 0 1 का मतलब वर्गमूल कितना आएगा? 1 ही आएगा। 0 का वर्गमूल कितना आएगा? देखो 000 है, सॉरी घनमूल की बात कर रहे हैं। 0.001 का घनमूल तो 1 ही आएगा। 0 का वर्गमूल 0 आएगा और पॉइंट कितने लग जाएगा यहाँ पर फिर आपका। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगर अभी समझ में नहीं आया, वैसे इसका बी आंसर हो जाएगा। इसको और अच्छे समझना चाहते हो तो इसको ऐसे समझ सकते हो। मैं इसको मिटा रहा हूँ, अभी देखो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, निश्चिंत रहिए। देखो अभी समझ में आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, मतलब घनमूल हमें निकालना था 0.000001। तो देखो पॉइंट हटा लो और नीचे पहले 1 लिख लेंगे, पहले 1 लिख लेते हैं, फिर उतने जीरो लगा देंगे इतने अंक हैं पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 3 3 6 जीरो हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। 6 जीरो हम लोगों ने लगा दिए, 3 और 3 6, 3 और 3 6। अब मेरे प्यारे साथियों कुछ इस तरह से बन गया, ये कुछ इस तरह से बन गया, ये 1 अपॉन, क्योंकि ये 1 हो गया फिर आपका 1 2 3 4 5 6, इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे देख सकते हो घनमूल निकालेंगे तो 1 का घनमूल तो 1 ही आएगा, जबकि हम अगर इसका घनमूल निकालेंगे तो देखो समझा रहा हूँ, समझाने की इतनी आवश्यकता वैसे तो नहीं लग रही मुझे है। देखो 10 से भाग करोगे तो हमारे 5 जीरो रह जाएंगे, 10 से भाग करोगे
तो हमारे 4 जीरो रह जाएंगे। 10 से भाग करोगे तो हमारे पास 3 जीरो रह जाएंगे। 10 से भाग करोगे हमारे पास 2 जीरो, और 10 ढाई कितना 100। तो 3 संख्याओं में से एक संख्या लेंगे, 3 एक जैसी संख्याओं में से। तो देखो घनमूल का मतलब यहाँ पर इसका घनमूल कितना हो गया 10, ये घनमूल 10 हो गया, यहाँ से निकालो कितना हो गया 10, तो 10 ढाई कितना हो गया 100। तो 100 से हम लोगों ने भाग करना है, तो 2 जीरो हटाएंगे और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 और 0 लग जाएगा और पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर 0.01 आपका हो जाएगा। तो मैंने समझा दिया विस्तार से, आवश्यकता इसकी थी नहीं, फिर भी समझा दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह से करते रहना है, हर एक सवाल हम लोग डिस्कस कर जाएंगे, चिंता ना करिए। एक सेकंड रुकिएगा, जरा थोड़ा सा रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर, जब तक क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग जल्दी से फटाफट सॉल्व कीजिएगा प्यारे महारथियों। जल्दी से सभी साथी कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान सवाल है। समीकरण दे रखी है इसमें 3x बराबर 6। क्वेश्चन नंबर 8, 3x इज इक्वल टू 6 दे रखा है और 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 को हल करना है और y का मान बताना है। तो पहले देखो इससे x का मान निकाल सकते हो, 3 दूनी 6 यानी x बराबर कितना आ गया 2, तो x बराबर 2 आ गया, इसमें रख देंगे। तो x बराबर 2 रखोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा प्यारे महारथियों, 4 दूनी 8 और प्लस y इज इक्वल टू 14। तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 8 यानी कि 6 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो एक नंबर में या फिर बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बशर्ते थोड़ी सी हमने अगर पढ़ाई करी होती है तो हर एक सवाल आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसमें शायद ऑप्शन गलत दिया हुआ है, मतलब आंसर गलत दिया है इसमें। साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 का मान होता है 1/2। कॉस 30 का मान, सॉरी कॉस 30 का मान भी आपका √3/2 होता है। cos 30 का मान भी √3, साइन 60 का जितना मान होता है cos 30 का भी उतना ही मान होता है। तो प्यारे साथी ये कैंसिल हो जाएगा, एक एकम एक बन जाएगा, यानी एक ही तो आंसर आएगा। ठीक है, एक आंसर आएगा इसका, यानी कि आंसर दिया है इसमें ए, जबकि होना चाहिए बी ऑप्शन। तो इसको सही कर लीजिएगा, एक आंसर आएगा, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है अपॉन में, cos 30 की वैल्यू भी √3/2, तो कैंसिल होके केवल एक ही आ जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है प्यारे महारथियों? cot 30 का मान और अपॉन tan 45 का मान। तो प्यारे से महारथियों बहुत ही आसान है। cot 30 इसका मान होता है √3, ठीक है, और tan 45 का मान होता है 1, तो इसका आंसर होगा √3। अब देखिए इसमें भी गलत दिया हुआ है, इसमें ए ऑप्शन दे रहे हैं, जबकि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो ये भी सही कर लीजिएगा, अपनी जो भी राजन सीरीज आपके पास है आपकी बुक में सही कर लीजिएगा। इसमें भी बी है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में, और 10 में भी बी होगा। इसमें दोनों आंसर गलत दिए हुए हैं, इसको सही कर लीजिएगा। देखिए इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, कैसे करके इनकी वैल्यूज याद रखनी है। मैं आपका जो देख पा रहे होंगे इस समय डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी डाल दिया है, मतलब जितने भी लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं, क्लासेस पढ़ाई हैं, सबका मैंने लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। मज़ा आ रहा है भाई? तो एक बार लाइक कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग बात करेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन 11 है क्या? एक वृत्त का क्षेत्रफल 8800 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि जो चीज आपको दे रखी होती है पहले वो लिख लेते हैं। तो क्षेत्रफल दे रखा है वृत्त का 8800 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब इसको आसानी से कर जाओगे
क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर वृत्त का 8800। देखो बहुत आसानी से कर जाएंगे, 22/7 लगा दो इसको, आर स्क्वायर बराबर 8800। 8800 22 चौक होता है 88, 400, यानी आर स्क्वायर बराबर 400 गुणे कितना हो रहा है 7। ये बात समझ में, 7 उधर पहुंच जाए गुणे में। आर बराबर बच्चों यहाँ से कितना होगा, वर्गमूल 400 गुणे 7। एक बात बताओ, 400 का वर्गमूल तो 20 होता है, मतलब 400 का वर्गमूल तो निकल आया, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इतना ही हमारा आंसर होगा। इसमें त्रिज्या पूछी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। बहुत आसान सवाल है और इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, फिर से मिल सकता है। बात क्लियर यहां तक? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। पिछली क्लास में मैंने इस तरह के सवाल भी डिस्कस किए थे। 2x² - x - 1 = 0 के हल पूछे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी और इसकी गुणा होती, जो भी संख्या यहाँ पे लिखी होती गुणा होती। 2 एकम 2, 2 के हमने फैक्टर करने हैं ऐसे, तो 2 के फैक्टर 1 और गुणे 2 होगा, यानी 1 दूनी 2 होगा। और यहाँ पर जो साइन लगा होता है, जो साइन यहाँ पर लगा होता है वही काम करते हैं। यानी घटाने का साइन लगाए तो घटाने पर देखो, अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर कितना मानोगे, यहाँ 1 मानोगे, बेहद आसान सी बात। तो 2 में से 1 घटेगा, 2 में से 1 घटेगा, 1 बच जाएगा। देखो 2 की गुणा 1 से, 2 एकम 2, 2 के फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 2 यानी 1 दूनी 2 बनता है। और यहाँ पर आपका 1 है तो घटाने पर देखो 1 बन रहा है नहीं बन रहा, 2 में से घटेगा, 1 बच जाएगा। इस तरह की और भी सवाल करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले से पढ़ा रखा है, क्लास जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 - 1 हमने इसको लिख लिया और बाहर x - 1 = 0। 2x² माइनस गुणा करोगे तो 2x और माइनस माइनस प्लस, और x की गुणा होगी 1 से तो x हो जाएगा, -1 बराबर कितना होगा 0। बताओ सबको समझ में आ रहा है? देखो x से गुणा करेंगे 2x और x से गुणा करेंगे x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन लो, यहाँ से कुछ कॉमन लो। यहाँ से प्यारे महारथियों 2x बाहर ले सकते हो, यहाँ से 2x बाहर लोगे तो अंदर x बचेगा, और 2x यहाँ से बाहर लोगे तो केवल -1 बचेगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं होता, वहाँ से केवल 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जहाँ से कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ से 1 कॉमन हम लोग ले लेते हैं। तो प्यारे साथियों ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। तो यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि x - 1 अगर हमने पूरी इक्वेशन से बाहर लिया तो 2x + 1 बचेगा या नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। 2x ही बच रहा है, 1 आपका ये बच रहा है। बात समझ में आ रही? तो x - 1 बराबर 0 एक बार कर लेंगे तो x बराबर यहाँ से 1 आ जाएगा। इधर 2x + 1 = 0 कर लेंगे तो 2x बराबर आपका माइनस का आएगा, तो x बराबर -1/2 हो जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू आ रही है 1 और -1/2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल बोल सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, वरना थोड़ी सी मशक्क़त आपको करनी इस सवाल में पड़ी है। तो घबराए नहीं, सवाल आसान पूछे जाते हैं, जो आपने पढ़ा होता है उसी में सवाल आते हैं, जो आपका सिलेबस है उसी में से ही आपके सवाल पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे भारतीयों अगले सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे प्यारे से महारथियों है क्या? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछी गई है। तो वर्गमूल निकाल लो इसका। वर्गमूल कैसे निकालते हैं प्यारे महारथियों? वर्गमूल कैसे निकालते हैं? देखो वर्गमूल में क्या होता है, बाईं तरफ से या दाहिनी तरफ से जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो ऐसे रह जाता है। तो इसका वर्गमूल निकालो। वैसे तो आप इसका आंसर डायरेक्ट टिक कर सकते हो, क्योंकि भैया इसका एक जोड़ा जब उतारेंगे ये वाला तब आपका 1 अंक आ जाएगा ऊपर, ये उतारेंगे तब भी आपका 1 अंक आएगा, और 1 कम करेंगे 3 अंक जाके आएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, क्योंकि सॉल्व करके बताऊंगा तो आप आसानी से अच्छे से समझ पाएंगे। देखो एक काम कर लेते हैं, सॉल्व करो।
एक एकम कितना, एक एकम एक, कुछ नहीं बचा यहाँ पर, अगला जोड़ा उतार लिया और एक में एक ही जोड़ेंगे तो ये 2 बन जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखो 22, जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही यहाँ लिखेंगे, तो 2 दूनी कितना, यानी 22 दूनी कितना 44, 2 बचा और ये जोड़ा हमने फिर से आगे उतार लिया। ठीक है, 22 जितना हमने भाग, जितना यहाँ पे लिखा है उतना ही जोड़ लेते हैं इसमें, तो 22 दूनी कितना, 22 और 2 कितना 24। अब एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, तो देखो 241 से कम 241 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आंसर कितना आ रहा है, 241 आ रहा है। और इसमें कितने अंक हैं, 1 2 और 3 अंक हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। मैंने ये भी पढ़ा रखा है, सब कुछ पढ़ाया है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी आपको पढ़ना है, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। प्यारे भारतीयों, है क्या, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 अंश है, चौथे कोण की माप पूछी गई है। एक बात बताओ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योगफल 360 अंश होता है, जबकि ये कह रहे हैं 3 कोणों का योगफल 285। अगर 3 कोणों का योगफल 285 है और चौथा हमने x मान लिया, तो सबका योगफल किसके बराबर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये 14 है आपका, किसके बराबर होगा, 360 अंश के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे महारथी, ये 3 कोणों का योगफल, ये चौथा कोण, तो चारों कोणों को मिलाकर कितना हो रहा है 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश और माइनस 285 अंश, तो घटा दो, 10 में से 5 जाएगा 5, 15 में से 8 जाएगा 7, और यही हमारा आंसर होगा। आप सभी साथियों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखो ये बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15। एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समिष्ट में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या, इसमें भी आंसर आपका गलत दिया हुआ है। देखिए जब हम पासा फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी 6 संभावनाएं होती है आने की। जब पासा फेंकते हैं आप तो इनमें से कोई भी अंक आ सकता है। अब ये कह रहे हैं हमारा क्या है, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या एक तो 2 है और 3 है और 5, तो कितनी देखो दिखाई दे रहा है, कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, नहीं बताओ जरा। तो अवयवों की, अभाज्य अवयवों की संख्या कितनी हो रही है, 3 हो रही है। अब ये जो है तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि 1 होगा, 1 नहीं भाई, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, क्योंकि भैया अभाज्य संख्या 2 भी होती है, 3 भी होती है, 5, एक अभाज्य संख्या नहीं होती, ध्यान रखिएगा, एक विषम संख्या होती है, ये भी मैंने आपको सबको पढ़ा रखा है। तो 2 3 5 यानी 3 अवयव हो रहे हैं, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, जो क्वेश्चन नंबर 16 की तरह ही एक सवाल हम ऑल डिस्कस कर चुके थे अभी ऊपर, घनमूल उसमें पूछा गया था, यहाँ पर भी घनमूल पूछा गया है, ये भी सवाल पूछा हुआ है और वो भी सवाल पूछा हुआ था। तो कई बार देखो सवाल रिपीट भी होते हैं, बस संख्या थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे प्यारे महारथियों, तो है क्या 0.00000 और ये हमारा 8 इस तरह से है। ठीक है, इससे घनमूल निकालेंगे प्यारे साथी। तो मैंने क्या तरीका बताया कि 3 संख्याएं देखो, तो देखो इसका घनमूल कितना आ गया, 2 आ गया, इसका घनमूल 0 का 0 आएगा और पॉइंट लगा दो, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.02, यानी कि आपका बी ऑप्शन एकदम से इसमें सही है। ठीक है, किसी साथी को दिक्कत तो नहीं है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है, ये कोई ऐसे सवाल दिया हुआ है, ये ऐसे सवाल दिया हुआ है, तो घनमूल कैसे निकालोगे, 3 संख्याएं 3 अंक 3 अंक, तो इसका कितना आ गया 4 चौक 16 चौका 64, घनमूल 4 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा और पॉइंट लगा दिया, ये आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है क्या, क्वेश्चन नंबर 17 है परमेय संख्या -4/5 तथा 8/15 का भागफल। देखिए 8/15 से ये भाग करने को बोल रहे हैं,
8/15 से ही भाग करने को बोलना है, किसको? -4/5 को। ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे से महारथियों, प्यारे से बच्चों, यहाँ पर जब गुणे का साइन बदलता है या भाग की जगह पर गुणा साइन जब लिखते हैं तो बाद वाली जो भिन्न होती है वो पलट जाती है, यानी 15/8 हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 4 दूनी 8 और 5 तियां 15 और माइनस का साइन भी है, तो माइनस का 3/2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी एकदम से इसका करेक्ट आंसर होगा। बात सबको समझ में अच्छे से आ रही होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, तो घनमूल के सवाल तो भैया बहुत पूछे गए हैं। 3 सही 3/8 का घनमूल, तो देखो 8 तियां 24 होगा, 24 और 3 27। देखो पहले गुणा होती है फिर जोड़ते हैं, 8 तियां 24 और 3 27 बटे कितना 8, 27/8 का घनमूल निकालना है बच्चों। तो घनमूल में क्या देखो 27 का घनमूल 3 आ जाएगा और 8 का घनमूल कितना आ जाएगा 2, 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 का घनमूल कैसे निकलेगा? जिनको नहीं आता निकाल सकते हो, 3 नेम 27 और 3 तियां 9। तो मैंने कहा भैया 3 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या आ गई। संख्या देखो 3 3 बार है तो 1 आ गया बाहर 3। ऐसे ही 2 गुणे 2 गुणे 2 या 2 दूनी 4 दूनी 8 बनता है, तो 8 के फैक्टर करेंगे तो 3 बार 2 आएगा, तो उसमें से 1 2 बाहर ले लिया, 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 3/2। कौन सा ऑप्शन हो रहा है भाई? ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम से सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी एकदम से इसका सही जवाब है। बताओ क्वेश्चन नंबर 18 तक पहुंचे हैं, अभी हम 1/4 पर ही पहुंचे हैं। कोई नहीं, परेशान ना हो, धीरे धीरे स्पीड और बढ़ती चली जाएगी, निश्चिंत रहो। हर एक सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं आप सभी के साथ मिलकर, आपको बस हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है। अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है क्या? क्वेश्चन नंबर 19, एक वर्ग का विकर्ण दे रखा है, वर्ग का विकर्ण दे रखा है 5√2 सेंटीमीटर, और प्यारे साथियों, प्यारे महारथियों, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। तो ये इस तरह से मैंने इसका विकर्ण का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, और ये दे रखा था √2 से √2 कैंसिल, यानी a यहाँ से 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यही हमसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम से सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे प्यारे महारथियों। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। देखिए माध्य, औसत माध्य का मतलब होता है पदों का योगफल। क्या होता है? पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पद कितने हैं इसमें समझ में आ रहा है? 10 पद हैं, यानी 10 संख्या लिखनी है प्रथम। कौन सी? विषम। तो पहली हो गई 1, दूसरी हो गई 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। विषम का मतलब 2 से ना कटे, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 हो गई, फिर 9, फिर 10, ये जाके हो जाती हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। कितने से भाग करेंगे? इसमें 10 से भाग करेंगे, 10 संख्याएं हैं, जोड़ लो फटाफट से। देखो 5 3 8 1 9 7 16, 16 9 कितना हो जा रहा है 25, 25 और 1 26, 26 10 हो गया 36, 36 3 39, 39 10 49, 49 और 5 54, 10 कितना हो रहा है 54 और 10 कितना हो जाएगा आपका 64, 64 और 7 हो गया आपका 71, 71 10 हो गया कितना 71 10 हो गया 81, 81 9 90 और ये 100। तो 100 बटे कितना हो जा रहा है 100 बटे 10। तो आंसर कितना आ गया प्यारे महारथियों? इसका 10 आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? औसत माध्य। ठीक है, औसत माध्य। बात सबको समझ में आ रही होगी। औसत माध्य होता क्या है? बहुत ही आसान सी बात कि जो पदों का जो योग करते हैं उसको पदों की संख्या से भाग कर देते हैं। तो इसमें विषम संख्याएं लिखनी थी, 10 विषम संख्याएं प्रथम। तो 1 से लेकर यहाँ तक 19 तक 10 विषम संख्याएं हो गई, सबका योग किया 100 आया, और संख्याएं हैं कितनी 10, 10 से भाग कर दिया। अगर ट्रिक अगर याद रखना चाहते हो यूपी टेट या सी टेट किसी भी एग्जाम के हिसाब से, तो बहुत आसान सी बात है कि प्रथम जब भी शब्द लगा होता है जितनी संख्याएं होती है उतना ही इसका एवरेज होता है, उतना ही औसत माध्य होता है। तो 10 संख्याएं हैं तो एवरेज भी 10, 11 संख्याएं तो एवरेज भी 11, 12 संख्याएं तो एवरेज भी 12, 13 संख्याएं तो एवरेज भी 13, 20 संख्याएं तो एवरेज भी 20। तो इस सवाल में आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य पूछा है तो 10 ही इसका आंसर होगा, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आपको अगर 1 नंबर में
सॉल्व करने को बोला जाएगा तो आप इस तरह से आप लिख के सॉल्व करोगे। फिलहाल ये बहुविकल्प प्रश्न था तो इसमें डायरेक्ट आंसर टिक कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में जल्दी से बताएंगे सभी महारथी क्या आंसर होगा। तो 21 की बात करेंगे। 21 में पूछा गया है बहुलक, तो भाई बहुलक क्या है 0 0 1 2 3 4। तो इसमें बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आ जाए, ज़्यादा बार 0 आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 2 6 10 4 और 8 में माध्यिका बतानी है। तो प्यारे महारथियों, प्यारे साथियों, माध्यिका निकालने के लिए पहले या तो आरोही क्रम में लिखते हैं या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं, बात एक ही है। 2 से बड़ा 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। ठीक है, फिर पदों की संख्या देखते हैं। n का मतलब पदों की संख्या, कितने पद हैं 3 और 2 5, और 5 कैसा है विषम। समझना मेरी बात ध्यान से, 2 कंडीशन होती हैं जब हम माध्यिका निकालते हैं, मैंने पढ़ाया है आपको, या तो विषम पद हो सकते हैं या पदों की संख्या सम हो सकती है। जब भी पदों की संख्या विषम होती है तो माध्यिका क्या होती है n/2 पद, n/2 पद, सॉरी n+1/2 पद। तो n कितना है 5, 5 1/5 + 1/2 और वह पद। तो मेरे प्यारे से महारथियों आप क्या कर सकते हो, 5 और 1 6, 2 से भाग करोगे 3वां पद। तो 3वां पद कौन सा हो रहा है या तीसरा पद कौन सा हो रहा है, इसमें 6 हो रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा 6। तो इसकी माध्यिका कितनी होगी 6। एक बार फिर समझ लीजिए, सबसे पहला काम होता है माध्यिका निकालते समय आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में लिखा 2 4 6 8 10 बन गया। फिर हमने देखा कि पद कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 और ये 5 पद हो रहे हैं। तो यानी 5 कैसा है पद, कैसा है पद, कैसे हैं विषम हो गए। तो विषम का माध्यिका कैसे निकालते हैं n/2 पद, सॉरी n+1/2 पद। तो n कितना है 5, 5 में एक जोड़ा 6 हो गया, 6 को 2 से भाग गया 3, तीसरा पद आ गया। तीसरा पद कौन सा था यहाँ पर 1 2 3 6 आंसर हो गया इसका। ठीक है, आए क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट डिस्कस करते रहेंगे, आप लोग लगातार कमेंट्स करते रहिए, अपने आंसर कमेंट्स करते रहिए। देखते हैं कि लास्ट में कितने लोग सबसे सही आंसर, किसके सबसे ज़्यादा सही आंसर होते हैं। ठीक है भाई, चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मेरे प्यारे साथियों, इस समय आप देख रहे हैं महामैराथन बहुविकल्पीय प्रश्न राजन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 23, 2 की घात में 7 का मान कितना होगा। 2 की घात 7 का मान कर लो भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यही आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7, आंसर 128, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सवाल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 में अगर देखा जाए तो 4, ये थोड़ा सा सवाल ध्यान समझिएगा। इसमें अगर देखेंगे तो 4, ये 4 × में है, यहाँ पर ये चौथा मूल, जैसे घनमूल निकालते हैं ऐसे चौथा मूल, और यहाँ पर 7। ये कह रहा है किसके समतुल्य है, तो इसमें डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन क्यों होगा, कोई नहीं, क्योंकि आप देखेंगे तो सभी में जो 4 लिखा है बाहर वो गोले में लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर 4 देखो तो 4 का मतलब करनी पर 4 लिखा है, और इनमें किसी में नहीं लिखा इस तरह से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ, इसमें से कोई नहीं ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो कोई यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो 4 लिखा है, सभी 4, फिर रूट लगाया, फिर 4 की बात 4 लिखा है, फिर 4 × रूट 256 लिखा है, 4 × 1000 रूट में 1792 लिखा है। तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं पर भी आप देखो तो करनी पर 4 नहीं लगा है, सब में वर्गमूल निकाला गया। तो इनमें से ऑप्शन कोई फिट नहीं बैठता। वैसे भी इसको सिंप्लीफाई करोगे तब भी कोई ऑप्शन फिट नहीं बैठता, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या, निम्न में से कौन राशि बड़ी है। कौन राशि, देखो √2 है, √3 है, √5 है, √4 है। देखो सब में वर्गमूल, सभी ऑप्शन में वर्गमूल निकलवाया गया है। तो बेहद आसान सी बात है, जो संख्या बड़ी होगी उसका वर्गमूल ज़्यादा आएगा। तो बड़ी कौन सी हो जाएगी, √6। कितना आसान सवाल है बच्चों, √6 बड़ी हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन
एकदम से सही जवाब होगा। ठीक है भाई, यहां तक। मैंने आपको बताया कि बेहद आसान सी बात कि जो संख्या बड़ी होगी उसका वर्गमूल ज्यादा आएगा, जो संख्या छोटी होगी उसका वर्गमूल छोटा आएगा। तो संख्या बड़ी कौन सी है देख सकते हो, 6 सबसे बड़ी है तो उसका वर्गमूल भी सबसे बड़ा आएगा। और हमसे बड़ी राशि पूछी गई थी तो √6, सॉरी इसमें √6 नहीं है, √5 होगा बच्चों, √5 होगा, √6 तो है ही नहीं इसमें। देखो एक तो √2 है, एक √2 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है √3, तीसरा ऑप्शन है √5 और चौथा ऑप्शन है √4। तो सबसे बड़ा कौन सी हो जाएगी? वैसे ही देखने में समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, फिर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी फिर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 ये और भी बेहतरीन सवाल है, इसमें डायरेक्ट मान आपको पता होना चाहिए और मैंने क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, जब मैंने करणीय घातांक पढ़ाया था कि भाई √2 का मान क्या होता है, √2 का मान ध्यान रख लेना 1.414 होता है, इसको रट लेना ठीक है अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक हो जाएगा। अगर √3 का पूछ ले तो देखो 1.732 होता है। ठीक है, इसका भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो √2 का मान 1.41, इसका वर्गमूल निकालते हैं 1.414 होता है। √2 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, करणीय √3 और इंटू √2 का मान ज्ञात कीजिए। देखो जब भी गुणे में होता है तो गुणा कर लेते हैं सीधी सीधे, ऐसे करके बन जाएगा। तो ये √6 हो जाएगा। √6 कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर 20 में सही जवाब। 3 दूनी 6 हो गया इस तरह से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे तो √4 प्लस √9। तो इसमें क्या है, देखो अगर गुणा होता तो 9 चौक 36 वर्गमूल में आ जाता, वर्गमूल रूट में 36 आता, लेकिन यहाँ पर प्लस लगा है तो देखो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 और 2 कितना 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 28 था। क्वेश्चन नंबर 29 पर हम लोग चलते हैं, फटाफट डिस्कस करते रहेंगे जब तक हमारे सभी प्रश्न बहुविकल्पीय सॉल्व नहीं हो जाते। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार बने रहिएगा। और हाँ, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि जब भी क्लास ओवर होगी तो आप जो है अपना कमेंट जो है कमेंट्स में जो भी है आप अपनी समस्या को छोड़ सकते हैं। समस्या क्या है, कहाँ पर दिक्कत है वो आप बता सकते हैं। उस पर जो है क्लास को उसको हम जो क्लास में डिस्कस करते हैं कई बार। तो क्वेश्चन नंबर 29 ये तो बहुत आसान है। 7 का वर्ग का मतलब 49, इसमें कोई डाउट नहीं, बेहद आसान सवाल। बताओ कितना आसान सवाल है ये। ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 169 का वर्गमूल। तो भाई 169 का वर्गमूल तो 13 होता है, ये भी सबको पता होगा। ठीक है, ये भी आसान सवाल, ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक हो जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर 39 21 सही 51/169 इसका वर्गमूल निकालना है। तो पहले बच्चों गुणा करनी पड़ेगी, फिर 51 जोड़ना पड़ेगा। तो 169 की पहले 21 से गुणा कर लो। तो 21 नियमा कितना होता है, या ऐसे ही गुणा कर लो, 21 का पहाड़ा याद नहीं है तो आप ऐसे कर लो। 169 1 से गुणा करो तो 169 आ जाएगा। 2 से 2 नियम 18, 2 छंग 12, 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, तो 9, 8 6 14, 3 1 4 और 1 5, ये 3 ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, 2 नियम 18, 2 छंग 12, 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 9 8 6 14, 3 1 4 1 5 3। तो 35 49 में कितना जोड़ेंगे 51 जोड़ लो बच्चों। तो 9 और 1 कितना 10, 5 4 9 1 10, तो ये इतना 3600 हो जाएगा। तो देखो ऐड करने पर 3600 बन रहा है और नीचे कितना बन रहा है 169। इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालने को बोला है। देखो इसकी गुणा करी, हमारे पास ये आया और ये हम जोड़ देंगे तो 3600 बन जा रहा है। 3600 बनेगा तो मेरे प्यारे महारथियों इनका वर्गमूल देखो, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 36 का वर्गमूल 6 और 00 का वर्गमूल 0 और 169 का वर्गमूल कितना 13। 13 से भाग करो जरा, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 चौका 52।
8 बचेगा तो 4 सही 8/13, 4 सही 8/13, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो भाई सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने, आप सभी की डिमांड पर मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं राजन सीरीज के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, ठीक है, जरूर बताइएगा। फिलहाल इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। देखो 3600 का वर्गमूल हो गया 60, 36 का 6, 00 का 1 0 आ गया, 169 का 13 हो गया, 13 से भागो 13 चौका 52 होता है, 8 जो बचता है शेष फल ऊपर लिखते हैं और बटे में क्या आता है जिससे हम लोग भाग करते हैं। चलो ये क्वेश्चन नंबर 31 था, अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत आसान सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 बहुत आसान सवाल है। 64 माइनस √36, तो इसमें तो भाई कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 32 में तो कुछ ही नहीं करना, बहुत आसान सवाल है। √64 में से √36 घटा दोगे तो भाई इसका वर्गमूल 8 आ जाएगा और √36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा 2, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 बेलन का आयतन का सूत्र। तो बेलन का आयतन यानी बी फॉर वॉल्यूम यानी आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, बताए थे ना, ये होता है हमारा बेलन, ये होता है बेलन, ये होती है त्रिज्या, ये होती है आपकी ऊंचाई, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था बेलन का πr²h इसका आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 का बेलन का वक्र प्रस्थ, बेलन का वक्र प्रस्थ होता है 2πrh, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। देखो प्यारे साथी ये सब कुछ पढ़ा रखा है, बेलन का आयतन πr²h, बेलन का वक्र प्रस्थ होता है 2πrh, जबकि शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, शंकु का वक्र प्रस्थ होता है πrl। चलो इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब देखो संपूर्ण प्रश्न भी पूछा है बेलन का, इसको समझना अच्छे से, इसको अच्छे से समझना। संपूर्ण प्रश्न का मतलब जितना भी प्रश्न है बेलन में उस सभी का क्षेत्रफल, कंप्लीट क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। 35 देखो, 35 में क्या है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलता है बेलन का, वक्र पृष्ठ 2πrh और प्लस 2πr², ये होता है, ठीक है। ये आंसर होगा। इसमें एक्चुअल में ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर डी तो बता रहे हैं लेकिन उन्होंने डी कैसे लिखा है, ऑप्शन 2πrh और प्लस 2πr, ये ऐसे करके होल स्क्वायर कर रहे हैं, होल स्क्वायर नहीं होता, आर पे स्क्वायर होगा, केवल आर पे स्क्वायर होता है। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही। वैसे तो डी दिया है लेकिन डी में स्क्वायर जो है गलत लगा हुआ है, केवल आर पर स्क्वायर होगा, ना कि होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर नहीं होगा, केवल आर पर स्क्वायर होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। सबको समझ में आ रहा होगा यहां तक, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, एक बेलन है, अच्छा सवाल है। देखो एक सवाल जरूर मिलेगा आसान सा जिसमें कुछ आयतन क्षेत्रफल कुछ भी पूछ रहे होंगे। एक बेलन जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बच्चों क्या होता है, अभी मैंने डिस्कस किया है, πr²h, ठीक है। पाई का मान 22/7 लगा दो, r² का मतलब r कितना है 2, तो 2 गुणे 2 और h कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल कर दो, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर की पावर 3 या 88 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक जवाब हो जाएगा। है ना आसान सवाल, बहुत आसान सवाल है प्यारे महारथियों। ऐसा नहीं कुछ इसमें कुछ विशेष आपको समझाने के लिए स्पेशल हो, ठीक है। तो परेशान ना हो, धीरे धीरे हर एक सवाल को हम लोग समझते रहेंगे। मैंने फिर बोला है निकल पड़े हैं घर से तो मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, निकल पड़े हैं घर से तो मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन। चिंता तो वे लोग करें जो घर से निकले ही नहीं, चिंता तो उनको करनी चाहिए जो पढ़ नहीं रहे हैं, घर पर बैठकर मौज मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि यही समय है अपनी तैयारी को मजबूत बनाने का, अपनी तैयारी को स्तर को और बढ़ाने का। क्योंकि आपने हो सकता है कुछ साथियों ने बिल्कुल भी ना पढ़ा हो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है,
प्लेलिस्ट में मैंने सभी टॉपिक करा रखे हैं, केवल एक प्रायिकता का टॉपिक बचा हुआ है, उसको भी मैं जल्दी ही करा दूंगा। बाकी सभी टॉपिक्स मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाए हैं। यकीन मानो, आपको कुछ नहीं करना, राजन का गैस पेपर ले लो या पवन का आपके पास हो सकता है, राजन के जो मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ सभी प्रश्न लगभग, और जो मैंने वीडियोज़ में प्रश्न कराए हैं उनको कर लीजिए। आप यकीन मानो, मैं तो 25 के 25 नंबर आपके आसानी से करके आओगे, और बैक तो लगेगी नहीं, तो गारंटी ले सकता हूँ, बैक तो लग ही नहीं सकती, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ अगर आपने कोई एक बुक सॉल्व कर ली, पवन या राजन कुछ भी, और हमारे सभी वीडियोस देख लिए तो। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37, पाई का मान, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान कितना होता है? 22/7, 22/7, यानी कि ए ऑप्शन इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। देखो शंकु हमारा कैसा होता है, शंकु हमारा ऐसा होता है, इसमें ये आर और ये एच होता है, और ये होती है तिर्यक ऊंचाई। ठीक, तो तिर्यक ऊंचाई एल है, ऊंचाई एच है, त्रिज्या आर है। तो आपसे पूछा है कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। देखो इसमें मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि अगर ये एल है तो ये 90 का बन जाता है, यहाँ पर ये एच है, ये आर है, तो ये कर्ण होगा, 90 के सामने कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर के योगफल के बराबर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर के, तो एल बराबर यहाँ से रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बोल दो, बात एक ही है। तो बी वाला ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, चाहे आर पहले लिख लो या फिर एच पहले लिख लो। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में तो आर स्क्वायर लिखा है प्लस एच स्क्वायर लिखा है, फर्क नहीं पड़ता, बी ठीक हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मैं जहाँ हमने बेलन का आयतन पढ़ा था अभी, तो वहाँ पर डिस्कस किया था। एक शंकु का आयतन बताओ जिसकी ऊंचाई एच है, त्रिज्या आर हो। तो मैं अभी डिस्कस किया हूँ, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद कर लेना, सवाल सीधे सीधे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये इतना होता है बेलन का, अगर 1/3 लगा देते हैं पहले तो शंकु का आयतन बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी एकदम से ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए शंकु का, त्रिज्या आर है, तिर्यक ऊंचाई एल है। देखो ध्यान से समझिएगा, बेलन का आयतन होता है 2 पाई आर एच और शंकु का होता है पाई आर एल, शंकु का होता है पाई आर एल होता है, तो यानी कि बी ऑप्शन ठीक होगा। हर एक बात में रिलेट करते हुए समझाते हुए चल रहा हूँ जिससे आप कुछ भूलो ना। देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, शंकु का होता है पाई आर एल वक्र पृष्ठ होता है, और यही हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लगभग आधे से अधिक दूरी हम लोग चल चुके हैं। एक बार मैं इसमें इंक डाल लेता हूं, तब तक क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का सभी महारथी जल्दी से आंसर बताएंगे। मजा आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त, आग लगा दी आपने, लेकिन भाई आप लोगों ने शेयर नहीं किया, तो एक बार शेयर कर दो भाई, जल्दी सब लोग शेयर कर दो, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, आग तो आप लोग लगा रहे हो, लेकिन आग दूर दूर तक फैलनी चाहिए क्लास की, है ना। जो क्लास आपको जो दी जा रही है, इसकी आग दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए, तभी मजा आएगा। अब देखो यहाँ से बेहतरीन सवाल स्टार्ट होंगे, कुछ प्रायिकता के सवाल भी हमारे स्टार्ट होंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? 2 3 7 9 5, इसमें बहुलक पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा? कोई नहीं, क्योंकि देखो बहुलक में ऐसा नंबर देखते हैं सबसे ज्यादा बार आया हो, लेकिन 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार, 7 भी एक बार, 9 भी एक बार, 5 भी एक बार, तो कोई नहीं आंसर होगा इसका बहुलक, है ना। कोई बहुलक बन ही नहीं रहा इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 42, अब यहाँ पे ध्यान से समझना। किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की, शीर्ष का मतलब हेड। देखो कुछ सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं या संभावना कैसे निकालते हैं? किसी भी सिक्के की बात करें तो हेड आने की संभावना या फिर टेल आने की संभावना। तो होता क्या है,
होता क्या है, अनुकूल संभावनाएं। प्रायिकता या संभावना कैसे निकालते हैं, अनुकूल घटनाएं और कुल घटनाएं, अपॉन में क्या होता है, कुल घटनाएं। बात सबको समझ में यहां तक आ जानी चाहिए, अभी समझ में देखो आ जाएगा, परेशान ना होइएगा। अनुकूल घटनाओं का मतलब जो पूछा जा रहा हो, जो पूछा जा रहा हो इसका मतलब अनुकूल। कुल का मतलब क्या, कुल घटना। जैसे आप सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, तो कुल संभावनाएं कितनी, कुल घटनाएं 2 हो गई, यानी अपॉन में 2 आ गया। अब ये पूछ रहे हैं किसका, हेड आने का, तो हेड आने की संभावना या हेड आने की घटना तो एक ही है, तो ऊपर आ गया 1, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर समझिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं हेड आने की, सिक्के को उछालेंगे तो 2 संभावनाएं होंगी अधिक से अधिक, यानी कुल घटनाएं कितनी हो सकती है, 2, 1 और 2, तो 2 आ गया बटे में। ठीक, अब कह रहे हैं हेड आने की, तो हेड तो भाई एक ही बार आ सकता है 2 में से, हेड एक बार दिखाई दे रहा है तो ऊपर 1 आ गया। अच्छा, अगर टेल आने की संभावना पूछी होती तो टेल में भी यही होता, टेल में भी कुल घटनाएं होती 2, और टेल भी हमारा एक बार दिखाई दे रहा है, तो यानी 1/2। चाहे हेड का पूछें चाहे टेल का पूछें, अगर एक सिक्का उछालोगे, अगर एक सिक्का उछालोगे तो चाहे हेड का पूछे चाहे टेल का पूछे, प्रायिकता 1/2 ही होगी। बात सबको समझ में आ रही, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। अब बात यह है 2 सिक्के उछाले जाएं, अब समझना, यहां पर ध्यान से समझना बच्चों, बहुत आसान सवाल है। मैं ज़्यादा डीप में ना जाके, डीप से मतलब आपका क्वेश्चन पर ही रहूंगा, क्वेश्चन से इधर उधर भटकना भी नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि प्रायिकता टॉपिक वरना आपको कंफ्यूज कर देगा। इसलिए मैं केवल क्वेश्चन ही कराऊंगा, जब मैं क्लास में प्रायिकता पढ़ाऊंगा तब आप और अच्छे समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, अब देखिए 2 सिक्के उछालेंगे, एक सिक्का उछालेंगे तो हमारे पास कुल घटनाएं हमारे पास 2 होती हैं, ठीक है। जब 2 सिक्के उछालेंगे तो 2 की पावर 2, यानी कुल घटनाएं होंगी 4। 3 सिक्के उछालेंगे तो कुल घटनाएं होंगी 8, ऐसे करके 2 की पावर में लगाते हुए चले जाएंगे। 4 सिक्के उछालेंगे 2 की पावर 4, यानी कि 16 कुल घटनाएं होंगी। तो फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2 सिक्के उछाले जाने की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक सिक्के में 2 हमारे एक हेड होता है, एक टेल होता है, तो 2 कंडीशन बनती हैं, 2 संभावनाएं 2 घटनाएं बनती हैं, तो हमारे पास 2 सिक्के उछालेंगे तो 4 घटनाएं बनेंगी। तो अब 2 सिक्के उछाले हैं, अब कह रहे हैं एक साथ उछाले गए तो शीर्ष आने की प्रायिकता, देखो बटे में कितना आएगा 4, इसमें कोई डाउट नहीं है, कुल घटनाएं कितनी हो रही है 4। अब कह रहे हैं दोनों पर टेल आने की, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, एक साथ उछाला गया तो शीर्ष आने की, तो दोनों पर शीर्ष आएगा, एक सिक्का इधर एक सिक्का इधर, तो 2 आपका कितना, दोनों पर टेल कब आएगा, दोनों पर टेल तो एक ही बार आएगा, तो 1 आपका ऊपर आ जाएगा, 1/4, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। 2 सिक्के उछालेंगे तो दोनों पर टेल तो एक ही बार आएगा। हेड शीर्ष का पूछा है, सॉरी टेल का नहीं पूछा, शीर्ष का मतलब हेड का पूछा है, तो दोनों पर हेड एक ही बार आएगा, तो 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 3 सिक्के उछाले गए तो कुल संभावनाएं तो 8 हो जाएंगी। 3 सिक्के उछालने का मतलब 2 की पावर 3 का मतलब 8, कुल घटनाएं हो गई आपके पास 8। अब उसमें कह रहा है शीर्ष आने की, तो तीनों पर शीर्ष आने का, हेड हेड हेड, तो एक ही बार हो सकता है ऐसा, तो 1/8 इसमें आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, क्वेश्चन नंबर 45 की हम लोग बात करेंगे, तो 3 सिक्के उछालने पर पुच्छ आने मतलब टेल आने का, तो यहाँ पर भी सेम है, 3 सिक्के उछालोगे तो कुल घटनाएं होंगी आपके पास कितनी 8, 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। तो उछालने पर पुच्छ आना यानी टेल आने के, तो तीनों पर टेल तो एक ही बार आ सकता है, तो 1/8 हो जाएगा। मतलब जो पूछा जाएगा ऊपर देखो, इसमें हेड का इसमें टेल का पूछा गया, तीनों पर टेल कब आएगा, एक बार आएगा, तीनों पर हेड क्या आएगा, एक ही बार आएगा, तो 1/8 1/8 बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस दिक्कत करें तो घबराइएगा नहीं, हम इसको डिस्कस करेंगे बेहतर तरीके से, मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, तो परेशान ना होइएगा इन सवालों को लेकर, ठीक है, मैं बहुत अच्छे डिटेल में डिस्कस करूंगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं, तो एक पासे में देखो, एक तो 1 आ सकता है, एक 2 आ सकता है, एक 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, तो कितने परिणाम हो रहे हैं भाई, 6 होते हैं, क्योंकि भाई एक से पासे की बात कर रहे हैं, जब पासा उछालोगे या पासा फेंकते हैं हम लोग, तो पासा फेंकेंगे तो क्या होता है, या तो 1 आ सकता है, 1 बिंदी आ सकती है, हमने बिंदी लगी होती है उस पर पासे पर, या 2 बिंदी आ सकती है, 3 आ सकती है, फिर 4 या फिर 5 या फिर 6, तो ये अधिकतम परिणाम कितने हो रहे हैं हमारे 6।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है इसमें, ए ठीक हो जा रहा है। अच्छा ये सवाल अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 47, एक पासे के ऊपर 5 से बड़ा आने की संभावना, तो 5 से बड़ा तो केवल एक ही आ सकता है 6। देखो कुल संभावनाएं, कुल घटनाएं तो कितनी, अपॉन में कुल घटनाएं आएंगी, चाहे सिक्के वाले सवाल करो चाहे पासे वाले सवाल करो, तो कुल घटनाएं तो भैया 6 हैं। तो 5 से बड़ा तो केवल 6, एक ही बार तो आ सकता है, तो ये 1 हो गया, जितनी बार होगा उतना आ जाता है यहाँ पर। तो 6 एक ही बार है, तो देखो 5 से बड़ा, यानी 5 से बड़ा का मतलब कौन सा, केवल 6, तो 6 कितनी बार आएगा, एक बार, तो ये 1/6 हो गया, आंसर हो गया इसका 1/6, यानी कि सी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। सॉरी सी नहीं, इसमें ए ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे, ये भी अच्छा सवाल है। एक पासे को छाला गया तो विषम आनेगी, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो विषम कौन कौन सा, 1 3 और 5, तो देखो 3 दिखाई दे रहा है, 1 3 5, 1 2 3, और कुल कितना 1 2 3 4 5 6, तो देखो कुल घटना है 6, और कह रहे हैं विषम, तो एक तो विषम 5, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 भी विषम है और 1 भी विषम है, 1 2 3, इसमें केवल 6 की बात करें तो 1 ही था, इसमें 5 3 और 1 की बात करें 3 हो रहे हैं, 3 अंक, तो 3/6, यानी 3 एकम 3 दूनी 6, 1/2 इसका आंसर होगा, 1/2 यानी कि ए इसमें आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 में ए आंसर हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है, बात सबको समझ में अच्छे से आ रही होगी, बिल्कुल इसी तरह से हमें आपको लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। अब क्वेश्चन नंबर 49, ये भी अच्छा सवाल, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 49 का जल्दी से आंसर बताओ। बहुत अच्छी सी बात प्रायिकता बस इतनी सी है कि भाई कुल घटनाएं नीचे आती हैं और जो उसका पूछा होता है वो ऊपर लिख देते हैं। 49 देखो, एक पासे को छालने पर 3 से बड़ा अंक, 3 से बड़ा कौन सा आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो ये पूछा गया है। तो कितने अंक हैं हमारे पास, 1 2 3, कुल कितने हमारे पास 6, पासे में देखो 6 घटनाएं हो सकती हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो यहाँ पर भी कितना हो गया, 1/2 आंसर हो जाएगा, 1/2 है ना। देखो भाई 3 से बड़ा का मतलब 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 1 2 3, तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो रही, 1 2 3 हो रही, 3 ऊपर आ गया, और अपॉन में कुल घटनाएं 6। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 50 पर, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 50 मेरे प्यारे महारथियों है क्या, 50 क्या है, साइन थीटा। अब देखो अगर त्रिकोणमिति जिसने नहीं पढ़ी है पढ़ लेना भाई, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो थीटा का मान पूछा है, ये दे रखा है, इसमें थीटा का मान पूछा है। तो प्यारे साथियों एक बात बताओ, साइन थीटा 1/2 किस मान पर होता है, तो आप कहेंगे सर साइन 45 पर होता है, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 45, बस आंसर हो गया, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो बेहद आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक हो जाएगा। देखो ये मान तो आपको मैंने टेबल कैसे करके याद करनी है, कैसे करके बनती हैं, सब कुछ मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझाया है। ठीक है, वीडियो के जाके अवश्य देखिएगा, प्लेलिस्ट में भी मैंने डाल रखा है, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। 21 क्लास हुई है, एक प्रायिकता क्लास और होनी है, 22-23 क्लास में कंप्लीट मैथ मैंने करा दिया है। मतलब एक एक वीडियो 20-20, 30-30, 35-35, 40-40 मिनट की है, ज़्यादा लंबी नहीं है। मतलब 30-35 मिनट की एक क्लास देखनी है, और मुश्किल से 22 क्लास हैं, तो आप कह सकते हो मुश्किल से लगभग 11-12 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस मैंने ख़त्म कर दिया है, और ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म किया है, जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, ये थोड़ा सा अलग सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर हालांकि है आसान, बस इसमें क्या ये आपके सिलेबस में है भी और नहीं भी है, देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये इस तरह से बन रहा है। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल में, ठीक है, और इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए, ये ऐसे बनता है। ठीक है, यानी आपने पढ़ा होगा, एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ऐसी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये सबने पढ़ा होगा।
नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है, चांसेस बहुत कम है आने के, लेकिन फिर भी पढ़ लो। अच्छा, अब क्या होता है, देखो ये कॉस स्क्वायर ए है और ये क्या होता है सेक। तो सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसको लिख देंगे 1 कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए को, उल्टे होते हैं। ये कैंसिल हो गया, एक इसका आंसर हो जाएगा, एक इसका आंसर, यानी कि बी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाए। फिर समझ लो सवाल को, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर ये उधर ले जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और कितना कहलाएगा ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा का मतलब यहाँ पर ए हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक। अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए मैंने लिख दिया। सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मतलब रिवर्स कर सकते हैं इसको, तो ये 1 कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, एक आंसर बन जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 51 था। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाओ, फटाफट से बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं राजन सीरीज के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित में। तो प्यारे महारथियों, क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू सेक थीटा। देखिए टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा, जबकि कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो हमने कॉट थीटा को क्या लिख देना है, कॉट थीटा को हम लिख देना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इंटू साइन थीटा, तो ऐसे ही रहेगा। और मैंने कहा सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये कैंसिल हो गया, देखो साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 आंसर आ गया, 1 आंसर। तो इसका सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। एक बार फिर समझो, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा ऐसे रहने दिया, इसको लिख दिया 1 कॉस थीटा। ठीक है, अगर कॉस थीटा लिखोगे तो 1 सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे तो समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। देखो मैंने आपको बता दिया है कि चतुर्भुज कैसा भी हो, सभी अंतःकोणों का योगफल 360 अंश ही होता है, तो इसका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसमें किसी साथी को डाउट नहीं होना चाहिए, डी ऑप्शन हो जाएगा। 54 की बात करते हैं, समचतुर्भुज के कोण होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं, समकोण होते हैं, समकोण होते हैं, समकोण बराबर होते हैं। देखो चतुर्भुज कैसा होता है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो जो आमने सामने कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, इसके बराबर ये कोण होगा, इसके बराबर ये कोण होगा, तो भैया सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि डी इसमें ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, आयत के विकर्ण। आयत क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, मतलब अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, ये एल है तो ये भी एल होगा। तो इसमें जो विकर्ण बनते हैं, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये, विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण कैसे होते हैं प्यारे से महारथियों, विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 55 का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के, हाँ ये अच्छा सवाल है, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। देखिए ये भी मैं सब पढ़ाया हुआ, सब पढ़ाया है मैंने, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यकीन मानो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो आप सॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो मैंने पढ़ाया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 है क्या, किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं का एक युग्म परस्पर समांतर होता है, सब चतुर्भुज होगा। देखो एक युग्म का मतलब हो गया एक जोड़ा, ये जो है इसके समांतर हो रहा है, बाकी असमांतर कहलाएगा, तो ये कहलाएगा समलंब, ये कहलाएगा समलंब। कुछ बात समझ में आ रही है, जिसमें एक युग्म आपका समांतर होता है, युग्म का मतलब जोड़ा, तो ये इसके समांतर है, एक ही समांतर होगा युग्म, तो आपका कहलाएगा क्या, समलंब चतुर्भुज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं, तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं।
ठीक है, चारों भुजाएं समान होती हैं, बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सवाल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे तो क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो देखो समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, ठीक है, तो इसमें भी देखो आमने सामने कोण बराबर होते हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक होगा। देखो चाहे हम समचतुर्भुज की बात करें या फिर समांतर चतुर्भुज की बात करें, तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, चाहे समचतुर्भुज की बात करें या फिर समांतर चतुर्भुज की बात करें, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है प्यारे महारथियों, क्वेश्चन नंबर 59 है चतुर्भुज के प्रकार हैं। तो चतुर्भुज के ये सभी प्रकार होंगे, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि समलंब चतुर्भुज भी होता है, समांतर चतुर्भुज भी होता है, समचतुर्भुज भी होता है, उपर्युक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। बस प्यारे साथी थोड़ी देर और बने रहिए, हम लोग इसको एंड करने के बाद ही इस क्लास को फिनिश करेंगे। सभी सवाल डिस्कस करने के बाद ही हम क्लास को फिनिश करेंगे। मज़ा आ रहा है तो लाइक ठोको, और हाँ ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। अगली क्लास में यकीन मानो हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे, और वो हो सकता है कल ही डिस्कस हम लोग करें, ठीक है। मैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सभी साथी, जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा हुआ है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर मैं मैसेज कर दूंगा क्लास का। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 60 की बात कर रहे हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। त्रियक ऊंचाई L, त्रियक ऊंचाई होती है, और ये H होता है और ये R होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ बोल सकते हैं इसको। तो कैसे निकलता है, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और नीचे वाला जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ये जोड़ लेते हैं। मैंने ये भी बताया हुआ है, हर एक चीज़ बताई है। पाई आर बाहर ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एल बचता है और यहाँ पर आर बचता है, ये फार्मूला कहलाएगा। तो ये कौन सा हो रहा है, पाई आर एल प्लस आर, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक हो रहा है। मैंने बताया है कैसे करके फार्मूले बनते हैं, सब कुछ बताया है। मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि डिटेल में डिस्कस करने लग जाऊँगा तो यकीन मानो 15-20 मिनट इसी में लग सकते हैं, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जिन साथियों को फार्मूले कैसे याद रखने हैं, कैसे करके फार्मूले बनाने हैं, सब कुछ मैंने सिखाया हुआ है, आप हर एक वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, यदि शंकु की ऊंचाई मतलब h 9 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो प्यारे साथियों आयतन पूछा है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर स्क्वायर का मतलब बच्चों, अच्छा एक सेकेंड, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं पाई के रूप में, तो पाई का मान यहाँ पर हमें रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप सीधे ऐसे कर लीजिए, 1/3 पाई को ऐसे रहने दीजिए, आर स्क्वायर का मतलब 9 × 9 करोगे, और एच कितना 2 आ जाएगा, 3 तियाँ कितना 9, तो 9 × 3 = 27 और 2 × 54, 54, और पाई भी हमारे पास है, तो 54 पाई घन सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 54 पाई। इसमें आई थिंक लग रहा है कहीं मिस्टेक है सवाल में, एक सेकेंड, थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड। यहाँ पर एक्चुअल में उल्टा रख दिया मैंने, एच यहाँ पर 9 रखेंगे और 2 इधर रखेंगे, एक सेकेंड दोबारा से बताता हूँ, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, अभी एक सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 61 है। आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें मान रखना है। क्वेश्चन नंबर 61, तो क्वेश्चन नंबर 61 आसानी से कर पाओगे भाई। देखो इसमें h दे रखा है 9 सेंटीमीटर और r दे रखा है 2 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई तो ऐसे रहने देंगे, आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2 × 2, और h कितना है बच्चों, यहाँ पर 9 है, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 पाई इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 62, ये अच्छा सवाल है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात m अनुपात n है, तो एक की त्रिज्या r1 मान लो, एक की त्रिज्या r2 मान लो, और दोनों में अनुपात कितना है, m अनुपात n है। ये सवाल में दे रखा है। इनकी परिधियों में अनुपात पूछा है, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, लेकिन दो वृत्त हैं तो 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2 बन जाएगा। नहीं, देखो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r होती है, लेकिन दो वृत्त हैं तो एक की त्रिज्या r1 दूसरे की r2, इनमें अनुपात पूछा है बच्चों। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो r1 अपॉन r2 है कितना, m अपॉन n। तो यहाँ से आंसर सेम रहेगा, यानी जो अनुपात त्रिज्याओं में होता है वही अनुपात परिधि में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक हो जाएगा। ध्यान रखो, वृत्त की बात कर रहे हैं, तो जो अनुपात त्रिज्या में होता है वही किस में आ रहा है, परिधि में भी। तो परिधि में 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2 किया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो r1 अपॉन r2 ही तो बचा, और r1 अपॉन r2 दे कितना रखा है, m अपॉन n। तो यही हमारा आंसर, चाहे m अपॉन n लिख लो या इसको m अनुपात n भी लिख सकते हैं प्यारे महारथियों। बात समझ में आ रही है? चलो क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, बस अंत में चल रहे हैं, 8-10 सवाल और बचे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, अगर मजा आ रहा है तो लाइक ठोको। एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, परिधि पूछी है। ये कोई वृत्त है, ये कोई हमारे पास त्रिज्या है, इस तरह से इसको दे रखा है 3.5, तो परिधि क्या होती है वृत्त की, 2 पाई r होती है। 2 पाई का मान 22/7 और r कितना है 3.5, तो 7 पंजे 35 यानी 0.5 बन जाएगा। ठीक है ना, 5 से गुणा करोगे 10, और 10 का मतलब 1 यानी 22 बन जाएगा ये गुणा करने के बाद। ठीक है, 22. देखो ध्यान से देखना, 22 दूनी 44 पंजे होता है 44 पंजे होता है 220, 22 दूनी 44 पंजे होता है 220, और पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब। बताओ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये 64 क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 64 था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 65 पे चल रहे हैं। देखो हर एक सवाल डिस्कस कर रहा हूं, मैंने फिर से बोल रहा हूं, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाके मैं हर एक प्रश्न को सॉल्व करके आपको बता रहा हूं कैसे करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे प्यारे महारथियों। एक वृत्त की त्रिज्या, देखो फिर से इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं अक्सर, त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल बच्चों होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, जबकि परिधि होती है 2 पाई r, तो 22/7 लगा देंगे। r स्क्वायर का मतलब कितना होगा? अच्छा पहले ऑप्शन चेक कर लें। ऑप्शन में देखो अगर 20 रखोगे इसमें, तो 20 गुणे 20 करोगे ना, तो 400 हो जाएगा। तो ये पाई का मान मत लगाओ, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। फिर पाई का मान मत लगाओ, पाई ऐसे रहने दो, 20 का स्क्वायर यानी 400 पाई हो जाएगा। 400 पाई यानी कि आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक, देखो पाई का मान नहीं लगाया हमने, क्योंकि पाई में ही हमारा आंसर दे रखा है, और r स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर, 20 20 हम 400, 400 गुणे पाई, 400 पाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 66, हमने एक अभी डिस्कस किया था, त्रिकोणमिति का सवाल आया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका मान होता है 1। यानी क्वेश्चन नंबर 66 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, इसको याद रख लीजिएगा, सवाल एग्जाम में आ सकता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों 1 होता है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, ये याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट सवाल एग्जाम में आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, समीकरण 3x प्लस y बराबर 4 और x प्लस 2y बराबर 3 है, तो प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान बताने हैं।
तो प्रतिस्थापन विधि में मैंने क्या बताया था आपको, अभी शायद एक क्लास पहले मैंने प्रतिस्थापन विधि ही समझाई है, आप जाकर क्लास देख सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये है, या तो x का मान दूसरे समीकरण में रख दो, या फिर y का मान, मतलब एक समीकरण से x या y का मान निकालो और दूसरी समीकरण में रख दो। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर y यहाँ से निकालो, y बराबर निकालो, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ से y बराबर निकालोगे, 3x उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा। इस समीकरण में रख दो y की जगह पे, तो ये तो x ऐसी रहेगा प्लस 2, y की जगह पे 4 माइनस 3x रख दिया और बराबर कितना 0। हालांकि बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें कैसे भी सॉल्व करो, आपको आंसर लिखना था, केवल सॉल्व नहीं करना था, लेकिन करवाया है प्रतिस्थापन विधि से तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो y बराबर यहाँ से कितना आया, 3x उधर ले जाओगे तो 4 माइनस 3x हो जाएगा। हमने y की जगह पे 4 माइनस 3x रख दिया तो ये इस तरह से बन गया। तो बच्चों x बराबर या x प्लस कितना, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 दूनी माइनस का 6x बराबर कितना, ये आपका 3। अच्छा 8 आप उधर ले जाओगे, इधर देखो x माइनस 6x यानी कि माइनस का 5x बचेगा, उधर ले जाओगे 3 माइनस 8 होगा, तो माइनस का 5x बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 एकम 5 हो गया, तो x बराबर 1 आ गया, x बराबर 1 आ गया। तो अगर x बराबर 1 है किसी भी समीकरण में रख दो, मान लो हमने इसमें रख दिया, तो x बराबर 1 रखोगे तो 1 3 कितना 3 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर कितना 4 माइनस 3 यानी y बराबर ही कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो x का मान भी 1 आ रहा है, y का मान भी 1 आ रहा है। तो इसका मतलब प्यारे से महारथियों कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 68, बस 4-5 सवाल बचे हैं, मतलब हम समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 73 तक डिस्कस करने हैं। 73 ही क्वेश्चन आपके राजन सीरीज में बहुविकल्पी दे रखे हैं, मतलब समझ लीजिए आप 73 क्वेश्चन डिस्कस करके जाएंगे आज, मतलब पूरा का पूरा राजन सीरीज के सभी प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 68, साइन 60 का मान होता है प्यारे भारतीयों √3/2 होता है, √3/2 यानी कि बी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। अब जो घनमूल फिर से आ गया, 1331 का घनमूल बताओ, तो घनमूल में क्या होता है, फैक्टर करते हैं प्यारे साथियों, है ना, फैक्टर करो तो 11 से कटेगा 121 आ जाएगा, 11 से कटेगा 11 आ जाएगा। तीन संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं, तीन एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं, तो 11 आंसर हो जाएगा। इसका फैक्टर करने पर ये बन रहा है, यानी 11 गुणे 11 गुणे 11 बन रहा है। तो संख्याएं एक जैसी हैं, तीन, एक संख्या ले लिया, क्या हो गया, घनमूल कितना हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 70, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70, भाई जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, सभी साथी जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 70 का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक है। 70 में ये जो होगा ये ऐसे करके होगा, ये रूट जो है पूरे पर लगा होगा, इसमें मिस्टेक है, ये ऐसे करके होगा। सवाल को सही कर लीजिएगा, सवाल ऐसे करके होगा, ठीक है, सवाल ऐसे करके होगा, ये सवाल से कर लीजिएगा। 4 की पावर 3, हाँ, और 15 की पावर 2। 4 की पावर 3 का मतलब 64 और 15 की पावर 2 का मतलब 15 में 15 होता है 225। ठीक है, इस तरह से। फिर इसकी पावर में कितना है 3, ऐसे करके ये 289 हो गया। 289 का वर्गमूल निकालना, उसकी पावर में कितना है 3। 289 का वर्गमूल होता है 7, 17 होता है, 17 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो ये 49 13 आ जाएगा आपका, 49 13। 17 की पावर 3 का मतलब 17 की गुणा हमने ऐसे करके 3 बार करनी है, तो 49 13, 17 तो 289 होता है, 89 की 17 से गुणा करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 49 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक हो जाएगा। एक बार फिर समझो, सवाल को सही कर लेना, इसमें मिस्टेक है थोड़ी सी। ये रूट जो है पूरे पे लगा हुआ है, 4 की पावर 3 का मतलब हो गया 4 चौक 16 चौका 64,
15 15 में होता है 225, ये हो गया 289, 289 का ये वर्गमूल का साइन लगा है 17 आ गया, लेकिन पावर में कितना है 3, तो इसका मतलब 17 की 3 बार गुणा करेंगे हम तो 49 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 को कर लेते हैं फटाफट से। बस 2 सवाल इसके बाद और बहुत ही शानदार, सभी ने मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। 26 का स्क्वायर करना है और प्लस 32 का स्क्वायर, ये तो कर लोगे अपने आप से भाई। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स मान लेते हैं और ये 64 का स्क्वायर, ये ऐसे करके सवाल है। तो x बराबर यहाँ से क्या होगा 64 का होल स्क्वायर माइनस 26 का होल स्क्वायर, या ऐसे समझ लीजिए, इसको पहले सॉल्व भी कर लो। देखो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है 26 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर होता है 1024, प्लस x बराबर 64 का स्क्वायर गुणा कर लो फटाफट 64 की, तो कितना हो जाएगा देखो बहुत आसान, 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 1 25, 6 चौक 24, 6 36 और 2 38, तो 6 5 4 9, 8 2 10, 8 2 10 और 3 1 4, 40 96, ये कितना होता है 40 96 होता है। तो ये जोड़ो कितना हो जा रहा है, ये जोड़ेंगे 6 4 10 हो जाएगा बच्चों, और 7 2 9 1 10, ये 1700 हो रहा है, प्लस x बराबर हो रहा है 40 96, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 96 में से 1700 घटाओगे तो 96, ये 96 बच जाएगा, 10 में 7 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 23 96। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर 20 में ठीक है। कुछ नहीं करना, बस इसका क्या करना है स्क्वायर करके जो भी सॉल्व करना है वही करना है, इसके अलावा कुछ भी सवाल नहीं करना। 26 का स्क्वायर 676, 32 का स्क्वायर होता है 1024, 64 का स्क्वायर हमने यहाँ पर निकाला गुणा करके 40 96, इसको जोड़ा 1700 हो गया, उधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा 23 96 बचेगा, और x हमने ये माना था, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, आसान सवाल है बच्चों ये भी। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत। देखो 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य, तो औसत माध्य मैंने आपको बताया हुआ है, औसत माध्य मैंने आपको बताया हुआ है, योग करते हैं, पदों का योग करते हैं बटे पदों की संख्या हम लोग लिखते हैं, तो पदों का योग निकालना पड़ेगा, यानी 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का पहले योगफल निकालो। तो 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है या नहीं होता, होता है, ठीक है। पहले योगफल, ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2, तो 50 संख्याएं हैं, 50 ये लिख दिया, n बराबर 50 रख दिया हमने, 50 और 1 51/2, 51/2, 2 से काटा 25 आ गया, 25 से कम 25 और 25 पंजे 125 और 2 27, 127, तो 1275 आपका योगफल आया। तो 1275 आपका योगफल आया, और संख्याएं कितनी है भाई 50, संख्याएं कितनी है 50, 50 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 2 बचेगा, 25 एकम 25, 2 से भाग करोगे तो 25.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम से ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सवाल बड़ा है, या फिर एक तरीका और भी होता है इसका, एक तरीका और होता है, अगर संख्या क्रमागत होती हैं, देखो ट्रिक क्या है, हम लोग पढ़ाते हैं टेट वगैरह के, जब कोचिंग पढ़ाते हैं यूपी टेट में, सुपर टेट में, इन सब में पढ़ाते हैं ना किसी एग्जाम की तैयारी का, तो उसमें ट्रिक्स वगैरह बताते हैं। तो अगर 1 से लेकर बात कर रहे हैं कि 1 2 3 कहाँ तक है 50 तक, तो अगर संख्याएं क्रमागत होती हैं तो 1 2 3 4 यानी संख्याएं क्रम से होती हैं, तो क्या होता है पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, डायरेक्ट आपका एवरेज या औसत माध्य निकल आता है डायरेक्ट। तो पहली संख्या और लास्ट संख्या यानी फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से भाग, यानी 51 बटे कितना 2, तो कितना हो जाएगा 25.5 हो जाएगा। जब हम
टेट में पढ़ाते हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में पढ़ाते हैं, तो ये ट्रिक्स वहाँ पर बताते हैं कि भाई कि यहाँ पर होता क्या, संख्या क्रमागत होती हैं तो पहली और अंतिम को जोड़कर 2 से ही भाग कर देते हैं, आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य। तो प्रथम 10 सम का कैसे निकालोगे, 2 लिखोगे, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे लिखते हुए चले जाओगे, 3 3 6 हो गई 14, 16, 18 और 20, इन सबको जोड़ोगे ना, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य, संख्याएं कितनी हो रही हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबको जोड़ोगे मेरे प्यारे से महारथियों तो आपका हो जाएगा 110 और 10 से भाग करना है तो आपका 11 आंसर आ जाएगा, 11 आंसर हो जाएगा। वैसे इसकी एक ट्रिक भी है मेरे प्यारे से महारथियों, मैंने आपको विषम में बताया था, जितनी विषम में क्या होता है, विषम में जितनी संख्या होती है उतना आंसर, सम में क्या होता है, जितनी संख्या उससे एक ज़्यादा आंसर। जैसे सम में क्या है, प्रथम 10 सम संख्या पूछ रहे हैं तो 11 आंसर, अगर प्रथम 20 संख्या पूछ रहे हो तो 21 आंसर, अगर आपसे प्रथम 22 सम संख्याओं का एवरेज पूछ रहे होते तो 23 आंसर हो जाता, प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत माध्य पूछ रहे होते तो 26 हो जाता, जबकि विषम में उतना ही रहता है, 25 का 25, 26 का 26, 27 का 27, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो सम में क्या होता है, वैसे तो आपका इसका आंसर डायरेक्ट टिक कर सकते थे, क्योंकि 10 सम संख्याएं थी तो उनका आंसर 11 हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन सॉल्व ऐसे करना है, संख्याएं लिखनी पड़ेंगी और 10 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि पदों का योगफल बटे पदों की संख्या क्या होता है, औसत माध्य होता है। तो मेरे प्यारे महारथियों, इस तरह से हमने डिस्कस कर लिए हैं सभी के सभी प्रश्न और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपका रिस्पॉन्स रहा है, शानदार रिस्पॉन्स सभी का, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, ज़बरदस्त और जिंदाबाद। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो सभी साथी जोरदार तरीके से इसको अपने साथियों के साथ में अवश्य शेयर करेंगे, हर एक साथी के पास पहुंच जानी चाहिए ये क्लास। और जो साथी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का हम पर। सो फ्रेंड्स, अगर आपके हैं कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, किसी भी बोर्ड या फिर आप जेईई नीट जैसे किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं फिलो ऐप, जहां पे आपको 24/7 कंसिस्टेंसी मिलेगी और आप इसे 3 ईजी स्टेप्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। उसके बाद आपको साइन अप कर लेना है अपना फ़ोन नंबर डालते हुए, ठीक है, फ़ोन नंबर डाल करके आप साइन अप कर लेंगे, ये 1 टाइम स्टेप है ये। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चंस को अपलोड करना है, या तो आप फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। और जैसे आप इसको अपलोड कर देते हैं, उसके 60 सेकंड के अंदर आपको किसी एक्सपर्ट टीचर द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे कनेक्ट किया जाएगा और आपको सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो दोस्तों, अगर आप इस ऐप से कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ATS 001 कोड का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा।